नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट कैरियर क्लासेस में। जैसा कि देख पा रहे हैं कि आज की जो क्लास होगी, आज का जो लेक्चर होगा वो लेक्चर नंबर 13 है। ठीक है, इससे पहले जो है इस चैप्टर के 12 चैप्टर ऑलरेडी जा चुके हैं। अच्छा, कल की जो क्लास हुई थी, कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 12 या क्लास नंबर 12। क्लास नंबर 12 में हमने बच्चों डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, इलेक्ट्रोड विभव को हम कैसे परिभाषित करते हैं। इलेक्ट्रोड विभव के टाइप्स के बारे में अध्ययन किया था कि इलेक्ट्रोड विभव कितने प्रकार का होता है। उसमें हमने दो प्रकार का विभव जाना था, एक ऑक्सीकरण विभव और एक अपचयन विभव। यानी कि अगर जो है धातु आयनों का या धातु परमाणुओं का ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है, जिस इलेक्ट्रोड पर धातु परमाणुओं का ऑक्सीकरण हो रहा है तो उसको हम कह रहे हैं ऑक्सीकरण विभव, और जिस पर अपचयन हो रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं, अपचयन विभव के नाम से कह रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ हमने जो है मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में जाना था। इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में भी हमने जान लिया है। आज की जो क्लास होने वाली है, आज की क्लास में देखो बच्चों हमें क्या पढ़ना है। आज की क्लास में हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोड विभव की उत्पत्ति की व्याख्या। यानी कि ये कल की ही क्लास के आगे की कहानी है। ठीक है, क्योंकि कल की क्लास में हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोड विभव क्या है, और आज हम जानेंगे उस इलेक्ट्रोड विभव की उत्पत्ति की व्याख्या कि इलेक्ट्रोड जो विभव होता है, जो वोल्टेज होता है, जो करंट होता है विलयन में और धातु की छड़ के मध्य जो करंट उत्पन्न हो रहा है, उसकी उत्पत्ति के पीछे की साइंटिफिक रीजन क्या है, उसका वैज्ञानिक कारण क्या है, तो उस उत्पत्ति की हम व्याख्या करेंगे। और इस व्याख्या के लिए हमें पढ़ना होगा विद्युत अपघटनी विलयन दाब सिद्धांत। विद्युत अपघटनी विलयन दाब सिद्धांत यानी कि इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन प्रेशर थ्योरी। ठीक है, जो कि नरनस्ट नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। ये जो सिद्धांत होता है इस इलेक्ट्रोड विभव की उत्पत्ति की बहुत ही आसान तरीके से व्याख्या कर देता है। ठीक है, तो इस व्याख्या को हम करेंगे सिद्धांत के आधार पर। फिर हम जानेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, हालांकि कल इसके बारे में बता दिया है। ठीक है, आज थोड़ा इसके बारे में और डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि इसके साथ हमें ये डिस्कस करना है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो इसलिए जो है इसको भी हम इसी क्लास में साथ में लेके आए हैं। ठीक है, इसके बारे में भी थोड़ा जान लेंगे। चलें, अच्छा बिना टाइम को वेस्ट किए हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अदरवाइज इस पूरे लेक्चर की और जो क्लास 12 केमिस्ट्री का जो विलयन का जो फर्स्ट चैप्टर है, विलयन यानी कि सॉल्यूशन, उसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, एक ही प्लेलिस्ट में पूरा फुल जो है चैप्टर उपलब्ध है विलयन का, और उसी प्लेलिस्ट में इस चैप्टर के भी वीडियोस पड़े हुए हैं, उसकी क्लास जो है पड़े हुए हैं। इसका आज 13 नंबर का लेक्चर है। इसके जो है 2 या 3 लेक्चर और आएंगे, उसके बाद ये जो है हमारा जो चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी बच्चे जो है निकट भविष्य में जब भी जुड़े जो है, ठीक है, तो पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो करें, पूरे चैप्टर को देखें, तभी आपकी बेसिक क्लियर जो है, बेसिक जो चीज़ें हैं वो सभी जो है जड़ से मजबूत होंगी, सभी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर बीच से देखेंगे तो चीज़ें समझ में आने वाली नहीं है, कठिनाई होगी। ठीक है, चलें, अच्छा स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले एक जबरदस्त शिक्षा से संबंधित एक थॉट हो जाए, एक पॉइंट हो जाए। देखो भाई, आज का शिक्षा से रिलेटेड क्या मोटिवेशन है बच्चों के लिए, देखें जरा। कह रहे हैं कि ज्ञान वो दीपक है जो जीवन के हर अंधेरे को मिटा देता है, जीवन के हर अंधेरे को मिटा देता है। शिक्षा के बिना इंसान का जीवन बिना पतवार की नाव जैसा है। तो इसमें ये कहा गया है कि ज्ञान है, जो नॉलेज है, उसकी तुलना एक दीपक से की गई। ठीक है, किससे की गई, एक दीपक से की गई। जिस प्रकार जो दीपक होता है जब उसको जलाया जाता है, जब वो प्रज्वलित होता है, तो ऐसी कंडीशन में वो अपने सराउंडिंग में जो भी अंधकार होता है उस अंधकार को समाप्त कर देता है, उसको मिटा देता है। ठीक उसी प्रकार ज्ञान जो है वो एक दीपक की तरह है, जो जीवन के हर अंधेरे को, अज्ञानता रूपी जो भी हमारे मन में अंधेरा छाया हुआ है, उस सभी अंधेरे को मिटा देता है
और शिक्षा के बिना किसी भी व्यक्ति का जो जीवन है वो बिना पतवार के नाव जैसे ही है। जैसे कोई भी नाव है तो नाव को पतवार की सहायता से चलाया जाता है, पतवार की सहायता से ही नाव को हम अपनी मनचाहा डायरेक्शन में इधर उधर जो है मूव कर सकते हैं। अगर पतवार नहीं होगी तो जो नाव होगी वो अपने इच्छानुसार धारा के अकॉर्डिंग या हवा के अकॉर्डिंग इधर उधर मूव करती रहेगी, उसका कोई जो है डायरेक्शन नहीं होगा, कोई पर्पस नहीं होगा कि इस नाव को कहाँ जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है। ठीक, तो उसी प्रकार जो है बिना शिक्षा के किसी व्यक्ति का जीवन जो है वो एक बिना पतवार के नाव जैसा है, उसका कोई उद्देश्य नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ भी जो है पता नहीं। ठीक, जरूरत देखें, जीवन के संघर्षों, स्ट्रगल्स और मुश्किलों का सामना समझदारी से करने के लिए हर छात्र के पास शिक्षा का होना बेहद जरूरी है। ठीक है, तो कहने का मतलब जीवन में जो भी संघर्ष आते हैं, ठीक है, जैसे जैसे हमारा जीवन व्यतीत हो रहा है, ठीक है, तो उसमें लगातार संघर्ष आ रहे हैं। ठीक है, उसमें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है तरह तरह की, तो इस मुश्किलों से कैसे निकला जाए, तो शिक्षा के द्वारा जो समझदारी हमने विकसित की है, तो समझदारी के द्वारा हर छात्र अपने भविष्य में क्या कर सकता है, इन सभी संघर्षों और मुश्किलों से बेड़ा पार कर सकता है। ठीक, चलें, अच्छा कैसा लगा आज का ये थॉट, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और क्लास को लाइक करें, बच्चों के साथ शेयर करते रहें इसको, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो है पर डे जो है आपके पास लेक्चर की क्लासेस की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। ठीक है, अब आप हमारे साथ जुड़े रहें, पर डे अपने नोट्स बनाते रहें। चलिए, अच्छा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखो भाई, कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोड विभव की उत्पत्ति की व्याख्या। तो कल की क्लास में थोड़ा हम रिकैप करते हैं। कल की क्लास में हमने जो इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा बताई थी उसको हम एक बार दोबारा बता देते हैं। सभी बच्चे ध्यान से हमको केयरफुली सुने, ठीक है, सावधानी पूर्वक सुने। देखो, कल हमने क्या कहा था कि जब हम किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोते हैं, तो डुबोने पर धातु की छड़ पर आवेश आ जाता है, यानी कि जो धातु की छड़ है उस पर या तो धनावेश आ जाएगा या ऋणावेश आ जाएगा। तो ऐसी जो धातु की छड़ होती है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो ये हमने बता दिया था, ठीक है, पिछली वाली इससे पहले जो लेक्चर गया था उससे पहले लेक्चर नंबर 11, ठीक है, तो उसमें इलेक्ट्रोड के बारे में ये बात हमने बताई थी। इस धातु की छड़ को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं, अर्थात इस पूरे सिस्टम को, पूरी युक्ति को ही हम इलेक्ट्रोड कह देते हैं। क्योंकि इस धातु की छड़ पर आवेश कब आया, जब हमने इस धातु की छड़ को इसके लवण के विलयन में डुबोया है। तो धातु की छड़ पे आवेश लाने के लिए हमें धातु की छड़ तो चाहिए ही चाहिए, प्लस लवण का विलयन भी चाहिए। तो इसीलिए इस पूरी युक्ति को मिला के इलेक्ट्रोड कह देते हैं। तो ये तो इलेक्ट्रोड की बात हो गई। फिर हमने कल बताया था कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। तो हमने बताया था कि धातु की छड़ पे या तो धनावेश आ रहा है या ऋणावेश आ रहा है। जैसे इस धातु की छड़ पे मान लो कि ऋण आवेश आ रहा है, कैसा आवेश आ रहा है, ऋण आवेश आ रहा है, तो इसके जस्ट अपोजिट समान मात्रा में विलयन पर धनावेश आ जाएगा। क्या आ जाएगा, विलयन पर धनावेश आ जाएगा समान मात्रा में। तो धातु की छड़ पर और विलयन में जो विपरीत आवेश आए हैं कि धातु की छड़ पर या तो धनावेश या ऋणावेश, विलयन पर या तो धनावेश या ऋणावेश, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर एक करंट उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा, करंट उत्पन्न होगा, एक वोल्टेज उत्पन्न होगा। उसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड विभव के नाम से जानेंगे। आई बात समझ में, या एक तरफ माइनस है एक तरफ प्लस है, तो ये जो साइन का जो अंतर है, विभव का जो अंतर है, आवेश का जो अंतर है, जो विभवांतर है, उसी को हम क्या कह रहे थे, इलेक्ट्रोड विभव कह रहे थे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह रहे थे। ठीक है, कल की क्लास में हमने ये भी बताया है कि धातु की छड़ पर कब धनावेश आता है और कब ऋणावेश आता है। ठीक है, जब धातु की छड़ के जो धातु परमाणु हैं वो अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर विलयन में छलांग लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर देखो क्या होगा, जिंक की हमने छड़ ले ली है, इस जिंक की छड़ के जो धातु परमाणु हैं, Zn परमाणु हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर विलयन में चले जाएंगे। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर छोड़ जाएंगे, तो इस पर ऋणावेश आ जाएगा और विलयन पर धनावेश आ जाएगा। ठीक, तो जितना इस पर ऋणावेश आएगा उतना इस पर धनावेश आएगा, बस यही हमारा इलेक्ट्रोड विभव हो जाएगा। ठीक, अगर हम कॉपर सल्फेट में विलयन में कॉपर की छड़ डुबोते हैं
तो कॉपर सल्फेट के जो क्यूप्रिक आयन होते हैं वो क्या करते हैं, वो चले जाते हैं हमारे कॉपर की छड़ पर, और कॉपर की छड़ पर जाके जमा होने लगते हैं, अपने इलेक्ट्रॉनों को सल्फेट आयनों को देके जाते हैं SO4-2। तो सल्फेट आयन जो है वो विलयन में एकत्रित होते रहते हैं, इस वजह से विलयन पर ऋणावेश आ जाता है और धातु छड़ पर धनावेश आ जाता है। ठीक, तो ये तो बात हमने कल बता दी थी कि क्यों धनावेश आता है और क्यों ऋणावेश आता है। ठीक, आज हमें बच्चों क्या जानना है, आज हमें ये जानना है कि सर हमें ये बताइए कि जिंक की छड़ को जब हमने डुबोया तो जिंक की छड़ के जिंक के परमाणु विलयन में क्यों चले आए। भाई जिंक के जो परमाणु थे वो विलयन से यहाँ पर भी तो जा सकते थे, ठीक है, ऐसा क्यों हुआ। इसी प्रकार कॉपर के जो विलयन के जो क्यूप्रिक आयन थे वो विलयन से जो है छड़ पर क्यों चले गए। भाई क्यूप्रिक जो यहाँ पर भी तो कॉपर के हैं, तो क्यूप्रिक आयन जो है छड़ से विलयन में भी आ सकते थे। ठीक है, तो इन सभी बातों की व्याख्या आज के लेक्चर में की जाएगी। चलें अच्छा स्टार्ट करते हैं अपने इस आज के लेक्चर को। ये तो कल का रिकैप हो गया है, जिन बच्चों ने नहीं देखा है ये सब बातें जरूर देखें। लेक्चर नंबर 11, लेक्चर नंबर 12 बहुत जरूरी है, अगर उन्हें नहीं देखा है तो लेक्चर नंबर 13 ना देखें, ये आपके समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, चलें अच्छा देखें भाई, इलेक्ट्रोड विभव की उत्पत्ति की व्याख्या यानी कि एक्सप्लेनेशन ऑफ ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो ये सब हमने स्वयं अपने जो है हैंड राइटिंग नोट से लिखवाया है। ठीक है, बस इसको कंप्यूटर ग्राफिक्स की सहायता से इसको हमने डिजाइन करा लिया है। ये कोई कॉपी मतलब कॉपी या किसी किताब का कंटेंट नहीं है। ठीक है, सरल भाषा में लिखा हुआ है। देखो कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ पर धनावेश या ऋण आवेश आ जाता है। तो ये बात तो हम पहले से ही जानते हैं। ठीक है, तो धातु की छड़ पे क्या आ जाएगा, धनावेश या ऋणावेश आ जाएगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड कहेंगे। ठीक है, अच्छा अब यह आवेश कैसे और क्यों आता है, यह आवेश कैसे और क्यों आता है। ठीक है, इस बात का हमने जो है कल बताया। ठीक है, कि जब ये जिंक के परमाणु विलयन में चले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, धातु छड़ पे ऋणावेश आ जाएगा, जब कॉपर के यहाँ आ जाएंगे तो इस पे धनावेश आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारे सामने क्वेश्चन ये है कि जिंक के परमाणु यहाँ क्यों गए, यहाँ से भी तो यहाँ आ सकते थे, कॉपर के परमाणु यहाँ क्यों गए, यहाँ से भी तो यहाँ आ सकते थे। तो इन्हीं सब बातों की व्याख्या करने के लिए ये हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। देखो इस बात की व्याख्या नर्नस्ट के विद्युत अपघटनी विलयन दाब सिद्धांत के आधार पर की जाती है। ठीक है, तो इस बात की जो हम व्याख्या करेंगे वो नर्नस्ट नामक वैज्ञानिक हुए हैं। नर्नस्ट का हम समीकरण भी पढ़ेंगे। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, तो आगे वो भी हम पढ़ेंगे एक आध दिनों में। ठीक है, जल्दी ही। तो इस बात की व्याख्या नर्नस्ट के विद्युत अपघटनी विलयन दाब सिद्धांत के आधार पर की जाती है। ठीक है, ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिखा है विद्युत अपघटनी विलयन दाब सिद्धांत, यहाँ आप समझ लेते हैं। अच्छा धनावेश और ऋणावेश क्यों आता है, अभी इस सिद्धांत को हम रोक देते हैं, आगे की स्लाइड में डिस्कस करेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि आवेश क्यों आता है, कि जब धातु के परमाणु इलेक्ट्रॉन खोकर विलयन आयन के रूप में धनावेशित आयन बन जाते हैं तो ऐसी कंडीशन पे छड़ पर ऋणावेश आ जाता है, जैसा बताया। ठीक है, वो धनावेश आ जाता है, नहीं यहाँ पे गलत लिखा है, मिसप्रिंट है। ठीक है, चलो अच्छा इसको छोड़ो, यहाँ पे ये मिसप्रिंट हो गया है, उल्टा लिख गया है। ठीक है, बात बाकी तो हमने बता ही दिया है क्या होता है। तो नर्नस्ट का विद्युत अपघटनी सिद्धांत क्या है, इसी बात को अब हम जानने चल रहे हैं। ठीक है, चलें अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखें भाई क्या कहता है विद्युत अपघटनी विलयन दाब सिद्धांत। जो नर्नस्ट का विद्युत अपघटनी विलयन दाब सिद्धांत दिया गया है वो क्या कहता है उसको हम देखते हैं। देखो भाई इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन प्रेशर थ्योरी, ये किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। देखो पहले इस सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1889 में जर्मन भौतिक वैज्ञानिक नर्नस्ट के द्वारा दिया गया। तो ये एक सामान्य सी नॉलेज है, एक फैक्ट है कि विद्युत अपघटनी विलयन दाब सिद्धांत जो है वो सन 1889 में जर्मन वैज्ञानिक नर्नस्ट के द्वारा दिया गया। ठीक, देखो भाई क्या कहता है इस सिद्धांत के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस रूल या अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, क्या कहता है ये सिद्धांत। ये सिद्धांत ये कहता है कि जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबोया जाता है, ध्यान से सुने केयरफुली, जब किसी धातु की छड़ को
उसके धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है। जैसे जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में, या कॉपर की छड़ को उसी के लवण कॉपर सल्फेट के विलयन में। तो ये सिद्धांत ये कह रहा है कि धातु की छड़ एवं उसके विलयन के मध्य सदैव दो विपरीत बल कार्य करते हैं, सदैव दो विपरीत बल कार्य करते हैं। ठीक है, सदैव दो विपरीत बल काम करते हैं जिनके संतुलन के बिगड़ने से छड़ पर धन या ऋण आवेश आ जाता है। ठीक, बस इतना सा सिद्धांत है। नर्लस्ट नामक वैज्ञानिक ने यही बताया कि धातु की छड़ एवं उसके लवण के विलयन के बीच हमेशा दो विपरीत बल काम करते हैं, दो विपरीत जो अपोजिट फोर्स काम करते हैं, और इन बलों के संतुलन के बिगड़ने से, ये जो बल हैं, इन बलों के अभी नाम जानेंगे कौन कौन से बल हैं। तो इन बलों के संतुलन के बिगड़ने से छड़ पर या तो धन आवेश आएगा या ऋण आवेश आएगा। तो इस बात का हम कॉमन सेंस ये लगा सकते हैं कि बल दो हैं, दो विपरीत बल हैं। ठीक है, अगर ये दोनों बल, एक को हम मान लें P और एक को मान लें हम P0, अगर ये दोनों बराबर हैं, अगर ये दोनों बराबर हैं तो ऐसी कंडीशन पे छड़ पर कोई आवेश नहीं आएगा, ना छड़ पर कोई आवेश आएगा, ना विलयन में कोई आवेश आएगा। नॉर्मल कंडीशन में ये पूरा सिस्टम उदासीन पड़ा रहेगा, किसी भी प्रकार के कोई इलेक्ट्रोड विभव की उत्पत्ति नहीं होगी। आई बात समझ में? जब ये संतुलन बिगड़ेगा, देखो लिखा है जिनके संतुलन के बिगड़ने से, कहने का मतलब या ये ज्यादा हो जाए, ये कम हो जाए, या ये कम हो जाए, या ये ज्यादा हो जाए, इसी को तो कहेंगे संतुलन का बिगड़ना। तो ऐसी कंडीशन में धातु पे जो है या तो धन आवेश आएगा या ऋण आवेश आएगा। ठीक है, अब हम इन्हीं बात को जान लेंगे कि जब ये बढ़ेगा ये घटेगा तो क्या होगा, धन आवेश आएगा कि जो है माइनस आवेश आएगा, जब ये घट जाएगा ये बढ़ जाएगा तो क्या होगा। ठीक है, तो आगे इसी को जान लेंगे। ठीक है, चलें। अच्छा देखो, यहाँ पे भी लिखा है कि दो विपरीत बलों का संतुलन बिगड़ने से धातु की छड़ पर धन या ऋण आवेश आ जाता है। तो बस इतनी सी बात इन्होंने बताई। अब हमने ये जान लिया है कि दो विपरीत बल काम कर रहे हैं। अच्छा, दो विपरीत बल काम कर रहे हैं, एक बल काम कर रहा है धातु की छड़ पर, ध्यान दें, एक बल काम करेगा धातु की छड़ पर और एक बल काम करेगा विलयन पर। अब वो दो बल कौन कौन से हैं, उनको हम क्या नाम कहें, उनको हम किस नाम से पुकारते हैं और उनको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, अब हम वो जानने चल रहे हैं। चलें, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ें। चलें, अच्छा जानते हैं कि वो दो बल कौन कौन से हैं। ठीक है, देखो, अच्छा ये दो बल निम्नलिखित हैं। देखो भाई, अच्छा एक बल काम करता है धातु की छड़ पर, एक बल काम करता है विलयन पे। ठीक है, चलो अच्छा देखते हैं। पहले बल का नाम है विद्युत अपघटनी विलयन दाब, जिसको हम कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। शॉर्ट में इसको केवल और केवल विलयन दाब ही कह देते हैं। ठीक है, पूरा ना कह के इसको विलयन दाब कह देते हैं और इसको हम P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, देखो भाई क्या कहता है, कह रहे हैं कि वह दाब जो धातु की छड़ में उपस्थित धातु परमाणुओं को अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर, यानी कि ऑक्सीकृत होकर विलयन में धातु धनायनों यानी कि M+ आयनों के रूप में जाने के लिए प्रेरित करता है, उसे विद्युत अपघटनी विलयन दाब कहते हैं और इसे हम कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब ये है कि विद्युत अपघटनी विलयन दाब क्या है। तो फिर एक बार सुन लें कि धातु की छड़ पर कार्य करने वाला वह बल जो धातु की छड़ में मौजूद धातु के परमाणुओं को अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धातु धनायनों के रूप में विलयन में जाने के लिए, विलयन में कूदने के लिए प्रेरित करता है, तो उस बल को हम क्या कहते हैं? विद्युत अपघटनी विलयन दाब कहते हैं, या केवल और केवल विलयन दाब कह के छोड़ देते हैं। ठीक है, इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे हम कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, आ गई होगी बात समझ में? बहुत सरल है, इसमें कोई ज़्यादा जटिलता, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। हर एक बच्चा यहाँ पर आसानी से इस बात को समझ गया होगा। देखो यहाँ पे भी लिखा है कि धातु की छड़ से धातु परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर विलयन में M+ के रूप में जाते हैं। इसी प्रक्रिया के लिए जो दाब धातु परमाणुओं को प्रेरित करता है, दाब कह लो या प्रेशर कह लो, वही विद्युत अपघटनी विलयन दाब कैपिटल P कहलाता है। जैसा कि कल हमने बताया था, अगर यहाँ
पर हम जिंक की छड़ ले लें और यहाँ पर हम ZnSO4 ले लें, ठीक है, तो जो जिंक के जो परमाणु होंगे वो अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर Zn+2 धातु धनायनों के रूप में विलयन में कूद जाएंगे, छलांग लगा देंगे, ठीक है, और यहाँ पर सभी अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ आएंगे, ठीक है। तो ये वाला दाब हो गया जिसको हम कैपिटल P से प्रदर्शित कर रहे हैं। दूसरा दाब देखते हैं। दूसरे दाब का नाम है परासरण दाब। दूसरे दाब का नाम क्या है? परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर इसको कहते हैं, और इसको हम P0 से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? P0 से, ठीक है। यह क्या दाब है? तो इसको समझ लो कि विलयन पर लगने वाला वह दाब जो धातु लवणों के धातु धनायनों को यानी कि M+ आयनों को धातु की क्षण में जमा होने के लिए प्रेरित करता है, उसे विलयन का परासरण दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? विलयन का परासरण दाब कहते हैं, और इसे हम जो है P0 से प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ पर हम कॉपर सल्फेट का विलयन ले लें तो कॉपर सल्फेट टूट जाएगा Cu+2SO4-2 में, तो ये जो धातु धनायन बनेंगे, ये धातु धनायन विलयन पे एक दाब लगेगा, वो दाब इन धातु धनायनों को धातु की छड़ पर, कॉपर की छड़ पर जमा होने के लिए प्रेरित करेगा, तो उस दाब को हम क्या कह देंगे? परासरण दाब कहेंगे, और इसको हम P0 से रिप्रेजेंट करेंगे। आई बात समझ में? तो ये सर वो दो दाव हो गए। यहाँ पे भी देखो लिखा है परासरण दाव, यानी कि P0 विलयन में उपस्थित M+ आयन धातु की छड़ की ओर आकर्षित होते हैं। इन आयनों को धातु की छड़ में जमा होने के लिए जो दाब प्रेरित करता है वही परासरण दाब P0 कहलाता है, ठीक है। तो ये दो दाब हमने जान लिए हैं, एक को हम P कह रहे हैं, एक को हम P0 कह रहे हैं। एक धातु की छड़ पे कार्य कर रहा है और एक विलयन पे कार्य कर रहा है, ठीक है। अब इन्हीं का जो है क्या होगा? इन्हीं का संतुलन बिगड़ेगा, तब जो है क्या होगा? धातु की या कोई धातु पे या तो धन आवेश आएगा या ऋण आवेश आएगा। चलिए अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं कि कब धन आवेश आएगा, कब ऋण आवेश आएगा। स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ें। चलें अच्छा, अब हम देखते हैं कि धातु की छड़ पर कब ऋण आवेश आएगा। पहले देखते हैं ऋण आवेश कब आएगा और किस कंडीशन में धन आवेश आएगा। देखो छड़ पर ऋण आवेश कब और क्यों आता है, तो देखो जब धातु का विलयन दाब, जब धातु का विलयन दाब, कौन सा दाब? जो धातु की छड़ पर काम कर रहा है, यानी कि P, परासरण दाब यानी कि P0 से अधिक होता है। कहने का मतलब जो P है, P इज ग्रेटर देन P0, ये वाली कंडीशन है, ठीक है। P इज ग्रेटर देन P0, जब विलयन दाब परासरण दाब से अधिक होता है तो ऐसी कंडीशन में छड़ पर कैसा आवेश आ जाता है? ऋण आवेश आ जाता है। वजह इसकी क्या है? धातु की छड़ से इलेक्ट्रॉन त्याग कर, धातु की छड़ से जो धातु परमाणु होंगे वो अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर यानी कि ऑक्सीडाइज्ड होकर धनायन के रूप में विलयन में चले जाएंगे, ठीक है। सभी अपने जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस छड़ पे ही छोड़ के चले जाएंगे, इस वजह से छड़ पर ऋण आवेश आ जाएगा, ठीक। आवेश का कारण जब धातु परमाणु विलयन में जाते हैं तो वे अपने इलेक्ट्रॉन छड़ पर ही छोड़कर चले जाते हैं। जैसा हमने बताया, कोई बच्चा जो है नदी में नहा रहा है, स्विमिंग पूल में नहा रहा है, तो अपने कपड़े उतार कर नदी में कूद गया, कपड़ों पे समझ लें कपड़ों पर ऋण आवेश है, तो जो आवेश कहाँ रह जाएगा? उस जमीन पे ही रह जाएगा जहाँ वो खड़ा था, और स्वयं वो चला गया तो अपना प्लस आवेश लेके चला गया, तो कपड़े वहीं छोड़ गया, ऋण आवेश वहीं छोड़ गया। तो इन बचे हुए इलेक्ट्रॉनों के कारण ही छड़ ऋण आवेशित हो जाती है, नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। उदाहरण वही हमने बताया, जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबाने पर ऐसा होता है कि जब आप जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबोएंगे तो जिंक की छड़ के जिंक परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर विलयन में छलांग लगा देंगे, कूद जाएंगे, ठीक है। जैसे ये देखो यहाँ पे सब लिखा हुआ है, इसी को चित्र के थ्रू दिखाया गया है, ठीक है। अब क्रिया देखो दे रखी है कि ये जिंक के परमाणु हैं, जिंक की छड़ के, और इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, Zn+2 के रूप में विलयन में चले गए। जिंक आयन विलयन में गए, इलेक्ट्रॉन छड़ पर ही रह गए, इस वजह से छड़ पर ऋण आवेश आया। कब आया? जब P इज ग्रेटर देन P0, ठीक है। तो बहुत सरल कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चलें अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा कि P इज लेस देन P0, तो छड़ पर धन आवेश आ जाएगा। देखें भाई छड़ पर धन आवेश कब और क्यों आता है। धन आवेश वाली स्लाइड देख लें, कब और क्यों आता है, तो उल्टा कर दें। जब विलयन का परासरण दाब यानी कि P0 धातु के विलयन दाब यानी कि P से अधिक होता है, यानी कि कंडीशन कौन सी है
यानी कि P इज लेस देन P नॉट, या इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं कि P नॉट इज ग्रेटर देन P, ऐसे भी लिख सकते हैं, बात तो वही है, ठीक है। तो P नॉट इज ग्रेटर देन P होता है, तो ऐसी कंडीशन पे छड़ पर धन आवेश आ जाता है। वजह क्या है, विलयन में मौजूद धातु के जो धनायन हैं Mn प्लस आयन है वो छड़ की तरफ आकर्षित होते हैं, छड़ से चिपकने की कोशिश करते हैं। आवेश का कारण विलयन के ये धन आयन छड़ पर जमा होने के लिए छड़ से इलेक्ट्रॉनों को छीन लेते हैं, ठीक है। रिडक्शन हो जाता है उनका, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेते हैं। जैसे ये देखो क्यूप्रिक आयन है, ये छड़ की तरफ आ रहे हैं, इस पे इलेक्ट्रॉनों की भरमार है, तो ये इलेक्ट्रॉनों को ले लेंगे, अपना रिडक्शन कर लेंगे और यहाँ पर ये जमा हो जाएंगे। इस वजह से इन पे क्या हो जाएगा, इन पर जो है प्रभावी नाभिकीय आवेश प्रभावी हो जाएगा, जो कि पॉजिटिव होता है। इस वजह से छड़ पर धनावेश आ जाएगा। तो छड़ पर प्रोटॉनों की संख्या प्रभावी हो जाती है, इसी प्रोटॉनों की संख्या को हम प्रभावी नाभिकीय आवेश भी कहते हैं। और छड़ धन आवेशित पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। जैसे कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोने पर ऐसा होता है। ये है देखो कॉपर क्यूप्रिक आयन है, विलयन से छड़ पर आए, 2 इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट किया, कॉपर धातु परमाणुओं के रूप में जमा हो गए। विलयन के कॉपर आयनों में छड़ से इलेक्ट्रॉनों के लिए इनका आगमन हुआ। तो कब आया, जब P नॉट इज ग्रेटर देन P, तब धातु की छड़ पर आवेश आया धनावेश, ठीक है। तो ये विद्युत अपघटनी विलयन दाब सिद्धांत के आधार पर समझाया गया है कि कब जो है धातु की छड़ पे धनावेश आएगा और कब धातु की छड़ पर ऋणावेश आएगा। चलें, अच्छा इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले, बाद बाकी आगे बढ़ते हैं। पूरा लिख लेना, सब बेहतरीन तरीके से लिखा हुआ है, टू द पॉइंट। चलें, अच्छा क्विक रिवीजन टेबल देख लो अब जल्दी से, यहाँ पे सब पढ़े लिया है तो क्विक रिवीजन टेबल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो क्या होगा, जब हमने बताया कि P इज ग्रेटर देन P नॉट, यानी कि विलयन दाब पराशरण दाब से अधिक है, तो ऐसी कंडीशन पर कौन सी क्रिया होगी, ऑक्सीकरण होगा। भाई धातु की छड़ के धातु परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर चले जाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तो उनका ऑक्सीकरण हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन छड़ पर ही छूट जाते हैं, छड़ पर आवेश कैसा आएगा, ऋण आवेश आएगा। मुख्य उदाहरण जिंक इलेक्ट्रोड को, जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबोना। और जब P नॉट इज ग्रेटर देन P हो जाए, यानी कि पराशरण दाब ज्यादा हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में अपचयन होगा। विलयन के आयन जो होंगे वो छड़ से प्रोटॉन लेते हैं, छड़ पर धन आवेश आ जाएगा। इसका उदाहरण है कॉपर की छड़ को आप कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो दीजिए। और जब, अब समझे तीसरा पॉइंट, जब P इज इक्वल टू P नॉट, यानी कि P बराबर जो है वो P नॉट के बराबर है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में दोनों दाब बराबर है, ना तो जो है धातु परमाणु छड़ से विलयन में जाएंगे और ना विलयन से धातु धनायन छड़ की तरफ आएंगे, ठीक। ऐसी कंडीशन में कोई क्रिया नहीं होगी, देयर इज नो रिएक्शन, ना ऑक्सीकरण होगा ना अपचयन होगा, नो रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों का कोई आदान प्रदान नहीं होगा, छड़ पर कोई आवेश नहीं आएगा, नो चार्ज, ठीक है। और ऐसा जो इलेक्ट्रोड कहा जाएगा उसको हम नल इलेक्ट्रोड के नाम से जानेंगे। अभी हम एक स्लाइड में अलग से पढ़ेंगे नल इलेक्ट्रोड के बारे में, ठीक है। ऐसा जो इलेक्ट्रोड होगा उसको नल इलेक्ट्रोड कहेंगे। अगर हमने किसी धातु की छड़ को विलयन में डुबोया है और अगर हम इलेक्ट्रोड विभव मेजर कर रहे हैं, अगर कोई इलेक्ट्रोड विभव की वैल्यू 0 आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों दाब बराबर हैं, P इज इक्वल टू P नॉट। तो ऐसा जो इलेक्ट्रोड कहा जाएगा वो नल इलेक्ट्रोड कहा जाएगा। अगर उस इलेक्ट्रोड पर धन आवेश आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, कैथोड। धन आवेश आ जाए तो उसको हम एनोड कहेंगे, और अगर क्या नाम ऋण आवेश आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, कैथोड कहेंगे, ठीक है। विद्युत अपघटनी सेल के केस में गैल्वेनिक सेल में जस्ट अपोजिट हो जाता है, ठीक है, ये बात हमने बताई। तो इस तरीके के ऐसे इलेक्ट्रोड को हम क्या कहेंगे, नल इलेक्ट्रोड के नाम से जानेंगे। चलिए, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे चलते हैं। ये क्विक टेबल है, ठीक है, पढ़ने के बाद जो है इसका रिवीजन करने के लिए फटाफट अंदाज में। चलें, अच्छा महत्वपूर्ण नोट देखो, यहाँ पर हमने देखो नल इलेक्ट्रोड के बारे में भी थोड़ा जान लें। नल इलेक्ट्रोड क्या है, जैसा कि बता दिया है कि जब दोनों दाब बराबर हो जाए तो ऐसी कंडीशन पे छड़ पर और विलयन पे किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं आएगा। ऐसा जो इलेक्ट्रोड बनेगा उसको हम नल इलेक्ट्रोड के नाम से जानेंगे। देखो, जब किसी धातु की छड़ का विद्युत अपघटनी विलयन दाब यानी कि P विलयन के पराशरण दाब यानी कि P नॉट के बिल्कुल बराबर हो जाता है, P इज इक्वल टू P नॉट, ठीक है।
तो धातु और विलयन के मध्य इलेक्ट्रॉनों का कोई शुद्ध स्थानांतरण नेट ट्रांसफर नहीं होता है। ऐसी स्थिति में धातु की छड़ पर कोई भी आवेश, ना तो धन आवेश न ऋण आवेश उत्पन्न होता है और वह पूरी तरीके से उदासीन न्यूट्रल रहती है। इस प्रकार के इलेक्ट्रोड को नल इलेक्ट्रोड के नाम से जाना जाता है। इस इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं? नल इलेक्ट्रोड के नाम से जानते हैं। नल इलेक्ट्रोड का नल इलेक्ट्रोड विभव भी कैसा होगा? शून्य होगा। भाई कोई विभव उत्पन्न ही नहीं होगा, कोई चार्ज उत्पन्न ही नहीं होगा, तो उनका जो आवेश आएगा विभव निकालने में कैसा आएगा? शून्य आएगा, क्योंकि धातु और विलयन की सीमाओं के बीच कोई विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, बाद बाकी ये सब लगे हुए हैं। ठीक है, चलिए अच्छा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये बात लिख लेना, ठीक है, नल इलेक्ट्रोड करके विशेष करके इतनी बात जो है लिख लें यहाँ तक। ठीक है, ये स्किप कर दें, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो सब जानते ही हो क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अगर नहीं जानते हो तो लिख लेना, बाद बाकी तो है। ठीक है, इस चित्र को भी रहने दें, इस चित्र को बाद में हम डिस्कस करेंगे जब हम गैल्वेनिक सेल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलें अच्छा स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बढ़ें। तो नल इलेक्ट्रोड समझ में आ गया होगा। ठीक है, पी क्या है, पी नॉट क्या है, कब जो है धातु की छड़ पे जो है धन आवेश आ रहा है, कब जो है ऋण आवेश आ रहा है, ये बात तो समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलें अच्छा अब देखते हैं धातु का विद्युत अपघटन अधिक धातु का निक्षेपण। अब हमें यहाँ पर एक बात का यहाँ पर ये आंसर मिलेगा कि सर हमको जरा ये बता दीजिए, आपने ये तो बता दिया है कि पी होता है, पी नॉट होता है, दो प्रकार के दाब काम करते हैं, एक धातु की छड़ पे कार्य करता है और विलयन पे काम करता है। धातु की छड़ पे जो काम करता है उसको विलयन दाब कहते हैं, पी से दर्शाते हैं। विलयन पे जो काम करता है उसको पराशरण दाब कहते हैं, उसको पी नॉट से दर्शाते हैं। आपने ये भी बता दिया सर कि जब पी नॉट जो होता है, जब जो पी नॉट है नहीं, जब जो P है वो इज ग्रेटर देन P नॉट है, तो ऐसी कंडीशन पे धातु पे कैसा, छड़ पर कैसा आवेश आएगा? ऋण आवेश आएगा। और जब P नॉट इज ग्रेटर देन P हो जाए तो ऐसी कंडीशन पे धातु की छड़ पर धन आवेश आ जाएगा। ये बात तो हमारी क्लियर हो गई सर। ठीक है, अब हमें ये बता दीजिए सर कि जैसे हमने जिंक की छड़ को जो है जिंक सल्फेट के विलयन में डुबोया, तो हम कैसे पता करेंगे कि इस जो हमने इलेक्ट्रोड बनाया है, सिस्टम तैयार किया है, तो हम कैसे पता करेंगे किसका P ज़्यादा होगा, किसका P नॉट कम होगा, या किसका P नॉट ज़्यादा होगा, P जो है कम होगा? ये कैसे पता करेंगे? तो इस बात का पता करने के लिए हमें इस स्लाइड को, आगे के इस लेक्चर को ध्यान से सुनना होगा। ठीक, तो इसको देखो, इसके लिए आधार बनाया गया है विद्युत रासायनिक श्रेणी को, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसको इस चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे विद्युत रासायनिक श्रेणी लगभग पढ़ेंगे हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है कि जब धातुओं को उनके मानक ऑक्सीकरण विभव या मानक अपचयन विभव के आधार पर बढ़ते या घटते हुए क्रम में रखा जाता है, तो धातुओं की एक जो सीरीज प्राप्त हो जाती है, उस सीरीज को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। ठीक, तो उस सीरीज में जो सबसे ऊपर धातुएं रखी गई होती हैं वो हाईली एक्टिव होती हैं, इसीलिए उनका जो है P ज़्यादा होता है। उसके नीचे जितनी भी धातु रखी गई होती हैं उनका जो है P नॉट ज़्यादा होता है, P कम होता है। तो इस आधार पर हम पता करते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर। आई बात समझ में? चलिए अब इन्हीं सब बातों को हम यहाँ पे डिस्कस करने चल रहे हैं। ध्यान से सुने सभी बच्चे। देखो, किस धातु का P ज़्यादा होगा और किसका कम, हमारे सामने ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो उत्तर क्या है पता लगाने के लिए कि किस धातु का विद्युत अपघटनीय विलयन दाब P ज़्यादा होगा या उसका पराशरण दाब P नॉट ज़्यादा होगा। इस बात का पता लगाने के लिए विद्युत रासायनिक श्रेणी, ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में धातुओं की सक्रियता को आधार बनाया जाता है। धातुओं की जो एक्टिविटी है उसको जो है आधार बनाया जाएगा। ठीक है, देखो, जिस धातु का विद्युत अपघटनीय विलयन दाब P उसके पराशरण दाब P नॉट से ज्यादा होता है, वही धातु विद्युत अपघटन द्वारा अधिक मात्रा में निक्षेपित होती है। यानी कि ये तो वही बात हो गई एक तरीके से कि जिसका P ज्यादा है P नॉट से, तो वो धातु जो होगी वो छड़ से जो है निकल के दूसरे अपने अपोजिट चार्ज वाले जो है इलेक्ट्रोड पर जाके जमा होती रहेगी। ठीक है, उसका जो है इस छड़ का
का जो है अब गठन होता रहेगा, छीड़ होती रहेगी, ये वाली छड़ जो है लगातार मोटी होती चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि इससे जो है धातु परमाणु निकल के इसमें जा रहे हैं, तो ये वीक होती चली जाएगी, पतली होती चली जाएगी, इसका वजन घटता चला जाएगा और इस पे वही धातु परमाणु आके जमा होते चले जाएंगे, तो इसका वजन बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ये मोटी होती चली जाएगी। ठीक, चलिए अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो इस बात के लिए हमें पढ़नी पड़ेगी थोड़ी विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। देखो सक्रिय धातुएं क्या होती हैं। देखो एक्टिव मेटल्स, देखो जो धातुएं बहुत ज्यादा क्रियाशील होती हैं यानी कि हाईली एक्टिव होती हैं। तो किसी भी धातु को क्रियाशीलता कहने का मतलब ये है कि कोई धातु कितनी तीव्रता से अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग रही है, कितनी जल्दी वो अपने आप को ऑक्सीकृत कर रही है। तो जो जल्दी से इलेक्ट्रॉनों को त्याग रही है कोई धातु, तो वो हम कहेंगे हाईली एक्टिव है। जो थोड़े मतलब मंद गति से त्याग रही है तो उसको कह देंगे ये कम सक्रिय है, लेस एक्टिव है। और धातुएं जल्दी क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण ही करती हैं। ठीक, वो त्यागती ही हैं, उनका ऑक्सीकरण ही होता है, इसीलिए उन पे क्या आता है, जनरली धनावेश आता है। ठीक है, लेकिन तो उनका विलयन दाब P बहुत ज़्यादा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि दो धातुएं सक्रिय हैं जो बहुत जल्दी अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर ऑक्सीकृत होती हैं, तो उन धातुओं का जो विलयन दाब है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाना चाहती हैं, यानी अपना ऑक्सीडेशन करवाना चाहती हैं। पहचान, विद्युत रासायनिक श्रेणी में इनका स्थान ऊपर होता है और इनका इलेक्ट्रोड विभव ऋणात्मक होता है। कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। तो की पहचान यही है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातुएं ऊपर रखी जाती हैं वो हाईली एक्टिव होती हैं। अगर उन धातुओं की छड़ को हम उन्हीं धातुओं की लवण के विलयन में डुबोएंगे तो इन सभी धातुओं से क्या होगा, इनकी छड़ के ये जो धातु परमाणु होंगे ये सब जो है गंगा जी में छलांग लगाते रहेंगे, एक एक करके सबकी छड़ों पर ऋण आवेश आएगा। आई बात समझ में, इन सभी का P ज्यादा होगा, इन सभी का P ज्यादा होगा। बस मिल गया हमें आंसर। जैसे ये देखो बना हुआ, इसके उदाहरण भी देख लो। ठीक है, देखो जैसे लिथियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, जिंक। देखो यहाँ पे जिंक आ गई, जिंक हमें आंसर मिल गया यहाँ पे कि जिंक का सर आपने जब जिंक को डुबाया था तो जिंक के परमाणु क्यों गंगा जी में छलांग लगा गए। भाई गंगा जी से आकर भी तो यहाँ बैठ सकते थे, छड़ पे क्यों नहीं बैठे, क्यों, क्योंकि जिंक जो है हाईली एक्टिव धातु है। जिंक अपना ऑक्सीकरण करवाना ज्यादा पसंद करती है, जैसे उसको डुबो दे खट से अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर गंगा नदी में छलांग लगा देंगी। ठीक है, गंगा नदी मतलब समझाने के लिए, या गंगा नदी मतलब ये है विद्युत अपघट्ट वो विलयन। ठीक है, कौन कौन सी है धातुएं एक्टिव, देखो लिथियम है, पोटेशियम है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और Fe, ये मेन धातुएं हैं। इस तरीके कई धातुएं हैं। ठीक है, तो ये सबसे अधिक सक्रिय धातु हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी में जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आते चले जाएंगे इनकी सक्रियता घटती चली जाएगी। अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो इनकी सक्रियता बढ़ती चली जाएगी। ठीक, तो अधिक सक्रिय धातु, ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो P होगा, P इज ग्रेटर देन P नॉट। ठीक, कम सक्रिय धातुओं के लिए क्या होगा, कम सक्रिय धातुओं के लिए P इज लेस देन P नॉट। ठीक है, उल्टा कर दीजिए। ठीक, चले अच्छा, तो ये सक्रियता के आधार पे हमें पता होना चाहिए। अगला देखिए कम सक्रिय धातुएं। अच्छा ये मत कह देना बच्चों ज्यादा भावुक हो जाओ, जैसे हमने कहा सक्रिय धातु, कुछ बच्चे कहते हैं एक सक्रिय धातु है दूसरी निष्क्रिय धातु है। तो निष्क्रिय धातुएं नहीं, सक्रिय धातुएं और कम सक्रिय धातु। बस ये है कि कोई धातु जो है वो आसानी से तीव्रता से अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग देती है, कोई अपने कठिनाई से देरी से इलेक्ट्रॉनों को त्यागती है। ठीक है, तो जो आसानी से त्याग दे वो अधिक सक्रिय, जो मतलब आसानी से ना त्यागे वो कम सक्रिय। तो इनको नोबेल या लेस एक्टिव मेटल्स भी कहते हैं। जो धातुएं कम क्रियाशील होती हैं उनका विलयन दाब बहुत कम और परासरण दाब यानी कि P नॉट ज्यादा होता है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में जो कम सक्रिय होती हैं उनका विलयन दाब कम हो जाता है। जब वो कम हो जाता है तो ऑटोमेटिक P नॉट ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, P नॉट जब ज्यादा होगा तो क्या होगा, छड़ से जाएंगे नहीं धातु परमाणु, बल्कि विलयन के जो धातु धनायन होंगे वो छड़ पर आकर जमा होंगे। ऐसी कंडीशन पे छड़ पर
धन आवेश आएगा। ये इलेक्ट्रॉन त्यागना नहीं चाहती बल्कि विलयन से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहती हैं, यानी कि रिडक्शन करवाना चाहती हैं। विलयन से क्या मतलब, क्षण से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहती हैं। ठीक है, यहाँ सुधार कर लें। पहचान, विद्युत रासायनिक श्रेणी में इनका स्थान नीचे होता है और इनका इलेक्ट्रोड विभव धनात्मक होता है। कैसा होता है? धनात्मक होता है। कौन कौन सी है? जैसे कॉपर है, सिल्वर है, मर्क्यूरी है, गोल्ड है, प्लेटिनम है। ठीक है, ये सब कैसी हैं? कम सक्रिय धातु हैं, लेस एक्टिव मेटल्स हैं। ये जो है इलेक्ट्रॉनों को त्यागने से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने पर ज़्यादा भरोसा रखती हैं। हालांकि त्यागती हैं, जैसे ही मतलब इनको बोला जाएगा ये इलेक्ट्रॉन तुरंत त्याग देंगी। अब जब इनको मौका मिलेगा इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने का तो ये बहुत जल्दी उन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण भी कर लेंगी। ठीक है, बहुत जल्दी उनको ग्रहण भी कर लेंगे। जैसे ये देखो कोई सीरीज यहाँ पे लगा दी गई है। ठीक है, ये अधिक सक्रिय धातुएं हैं, ये कम सक्रिय धातुएं हैं। अधिक सक्रिय धातुओं को क्या हमने बताया था कि P इज ग्रेटर देन P0। कम सक्रिय धातुओं के लिए P क्या होगा? P इज लेस देन P0। इस तरीके से ध्यान रखें। ठीक, चलें। अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। याद रखने की आसान ट्रिक देख लें, शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसको याद रखने की एक सामान्य सी जनरल सी ट्रिक देख लें। देखो भाई क्या कह रहे हैं, अगर अधिक क्रियाशील धातु है तो अधिक विलयन दाब होगा, यानी कि P ज़्यादा होगा। P ज़्यादा होगा तो ऐसी कंडीशन में सुगमता से इलेक्ट्रॉन त्यागेगी तो क्षण पर कैसा आवेश आ जाएगा? ऋण आवेश आ जाएगा। कम क्रियाशील धातु है तो कम विलयन दाब होगा, इलेक्ट्रॉन देह ग्रहण करेगी और ऐसी कंडीशन पे क्षण पर धन आवेश आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है याद रखने की आसान सी ट्रिक है, इसको अपना जो है ओवरव्यू बना के इसको माइंड में सेट करें। ठीक है, चलिए अच्छा स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। याद रखने की बेहतरीन ट्रिक। अब देखो ये तुलनात्मक उदाहरण, जैसा कि हम जब भी अभी तक हमने जो भी पढ़ाया है इलेक्ट्रोड विभव, और आगे भी हम सेल के बारे में पढ़ाएंगे, विद्युत अपघटनी सेल और गैल्वेनिक सेल, तो इन्हीं दोनों का उदाहरण लेंगे। जिंक की छड़ ले लेंगे, जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबो देंगे। कॉपर की छड़ ले लेंगे, कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो देंगे। तो इसलिए इन दोनों के बारे में थोड़े हमारे विषय में जानकारी होनी चाहिए इनसे लेकर। ठीक है, हालांकि बता ही दिया है कि जिंक जो है ये एक सक्रिय धातु है, तो इसलिए इसका P ज़्यादा होगा तो छड़ से जो है जिंक के परमाणु इस विद्युत अपघट्ट के विलयन में छलांग लगा देंगे, इस पर ऋण आवेश आएगा। इसका कम होगा तो इसका P0 ज़्यादा हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में विलयन के क्यूप्रिक आयन छड़ पर जाके जमा होने लगेंगे। ठीक है, तो सब कुछ हमारा क्रिस्टल क्लियर हमने करवा दिया है, कुछ भी छोड़ा नहीं। ठीक है, कुछ भी छोड़ा नहीं। चलो देखें, यदि आप परीक्षा के सबसे प्रसिद्ध उदाहरण डेनियल सेल को देखें, ये हमारा डेनियल सेल का एक बेहतरीन सा चित्र लगा है। आगे क्लास में इसकी डेनियल सेल की एक पूरी क्लास रखेंगे, बेहतरीन क्लास होगी। ठीक है, और इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, डायग्राम बताएंगे। डायग्राम तो हालांकि इसका सरल होता है। ठीक है, ऐसे करके डायग्राम बना सकते हैं, रफली डायग्राम, तो डायग्राम बन जाएगा। बाकी इसकी संरचना, इसके कार्य करने की क्रिया विधि, कार्य प्रणाली वगैरह सब समझेंगे बहुत बेहतरीन अंदाज में। ठीक, देखें जस्ता, जिंक के बारे में देखें, वही है इसकी क्रियाशीलता अधिक होती है, जिस वजह से इसका विलयन दाब अधिक आता है, इस वजह से इसके छड़ पर ऋण आवेश आएगा। तांबा कॉपर इसकी क्रियाशीलता कम होती है, विलयन दाब कम होता है, इसीलिए छड़ पर धन आवेश आएगा। विलयन दाब कम है तो इसका P0 ज़्यादा होगा। ठीक, चलें अच्छा स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये बात ध्यान रखें, जिंक और कॉपर को लेके भूलेंगे नहीं, जिंक अधिक क्रियाशील है, कॉपर कम क्रियाशील है। नोट या स्मरण याद रखने और महत्वपूर्ण तथ्य। देखो हमें दो चीजें और जाननी थी। पहला हमें ये जानना है मानक इलेक्ट्रोड विभव और मानक हाइड्रोजन विभव। कल की क्लास में हमने इस स्लाइड को डिस्कस किया था कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। ठीक, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, इलेक्ट्रोड विभव कल की क्लास में बताई हमने दिया है कि जो है धातु लवण के विलयन और धातु की छड़ के मध्य जो विपरीत आवेश है, ठीक है, कि इस पे धन आवेश है, इस पे ऋण आवेश है, या इस पे ऋण आवेश है, इस पे धन आवेश है, तो जो अपोजिट साइन होने की वजह से इस पूरे सिस्टम में करंट, एक वोल्टेज उत्पन्न होता है, एक विभव उत्पन्न होता है, उसी को हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो इलेक्ट्रोड विभव नॉर्मल कंडीशन में, सामान्य परिस्थितियों में जब हम नापते हैं तो कंडीशन में वो इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। लेकिन जब हम कुछ परिस्थितियों को यहाँ पे फिक्स कर देते हैं,
जैसे इस विलयन की सांद्रता 1 मोल रता ले लेते हैं, 1 m ले लेते हैं, और इसका तापमान 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, दाब 1 atm लेते हैं। तो ऐसी कंडीशन में, इन मानी हुई परिस्थितियों में, मानक परिस्थितियों में, जो इस पूरे सेल का इलेक्ट्रोड विभव निकल के आता है उसी को हम क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक, आप इन परिस्थितियों को ध्यान में मत रखिए, कितना भी दाव ले लें, कितना भी टेम्परेचर घटा बढ़ा दें, सांद्रता कितने भी ले लें, तो ऐसी कंडीशन में जब भी हम मतलब विभव मापेंगे तो वो इलेक्ट्रोड विभव कहा जाएगा। जब हम इन सब चीज़ों को फिक्स कर देंगे, एकदम स्थिर कर देंगे, तो उसी को हम कहेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव। बस बात खत्म। ठीक है, तो 1 या 2 नंबर में ये पूछा जाता है, इसको हम ई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देख ले एक बार, चलो इसको जल्दी से पढ़ लेते हैं। जब इन कारकों को निश्चित कर दिया जाता है, जैसे सांद्रता 1 m, तापमान 298 केल्विन, दाब 1 atm, तब प्राप्त विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं और इसको हम ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। सामान्य वाले को हम केवल ई से दर्शाएंगे और मानक को दर्शाएंगे ई नॉट से। ठीक है, मानक इलेक्ट्रोड विभव ई नॉट की परिभाषा, सांद्रता 1 m, तापमान 298 केल्विन, दाब 1 atm पर प्राप्त विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, ई नॉट कहते हैं। चलिए अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो ये मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड हेडिंग डाल के अपनी ये परिभाषा लिख लेना। अब आ जाओ मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। सर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है? तो देखो, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वैज्ञानिकों के द्वारा बनाई गई एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा सिस्टम है। क्या है बच्चों? एक ऐसा सिस्टम है जिस सिस्टम को यूज करके वैज्ञानिक किसी अन्य इलेक्ट्रोड का क्या पता करते हैं, इलेक्ट्रोड विभव निकालते हैं। देखो, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको शॉर्ट में SHE कहते हैं। यह एक संदर्भ इलेक्ट्रोड है, यानी कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, जिसका विभव स्वेच्छा से 0.00 वोल्ट माना गया है। ठीक है, स्वेच्छा से इसका फिक्स है कि इसका विभव कितना मान लिया गया है, 0.00 वोल्ट मान लिया गया है। और ये इसमें जो गैस मतलब जो इलेक्ट्रोड डुबोया जाता है वो प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड होता है। किसका होता है? प्लेटिनम का, जिसमें हाइड्रोजन की गैस भरी होती है 1 atm पर, यानी कि 1 वायुमंडलीय दाब पर। तो इसकी सहायता से अन्य इलेक्ट्रोडों का विभव मापा जाता है। क्या मापा जाता है? अन्य कोई भी इलेक्ट्रोड हमको ले आए, मतलब किसी भी सांद्रता का, किसी भी टेम्परेचर का कोई भी धातु की छड़ ले ले और उसको उसी रबर के विलयन में डुबो दे और कहे कि हमें आप इसका इलेक्ट्रोड विभव बताइए। तो ऐसे तो तमाम धातुएं हैं, तमाम धातुओं की लवड़ है, तमाम धातुओं की छड़ है, तो ऐसे कैसे मेजर करोगे? हर किसी का कैसे निकालोगे? तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया है कि पूरा ये सिस्टम असेंबल कर लिया। ठीक, जिसे इन्होंने नाम दिया मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसे आप ले जाइए, सिस्टम में लगाइए। ये जो सुई होगी, सुई यहाँ पर फंसी रहती है वोल्टमीटर में 0.00 वोल्ट पे। जैसे फिट करेंगे, धारा प्रवाहित करेंगे, टेम्परेचर फिक्स करेंगे और 1 atm वायुमंडलीय दाब लगाएंगे, वैसे कुछ समय पश्चात ये जो वोल्टमीटर की सुई है वो उस वैल्यू को शो कर देती है कि जितना उसका वोल्ट है। जैसे किसी का आ जाता है 0.34 वोल्ट, किसी का आ जाता है माइनस में 0.76 वोल्ट। तो ये सुई बता देती है, ये वोल्टमीटर बता देता है कि इस नए इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव इतना है। तो इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग किसी अन्य दूसरे अननोन इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव को जानने में किया जाता है। ठीक, तो इसके बारे में इतना ही जानना है, बाकी कुछ नहीं। इसके बारे में कोई अलग से हेडिंग नहीं पूछते हैं, लेकिन पता होना चाहिए। ठीक, चलें अच्छा स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलें अच्छा, आज की क्लास में हमें इतना ही पढ़ना था। आज की क्लास जो है हमें इतनी ही जो है अटेंड करनी थी। तो आज की क्लास में बच्चों हमने क्या क्या डिस्कस किया? आज की क्लास में हमने डिस्कस किया कि विद्युत अपघट्टी विलयन दाब सिद्धांत, जो कि नर्नस्ट नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया। इसमें हमने ये जाना कि इन्होंने ये बताया कि धातु की छड़ और विलयन के मध्य 2 विपरीत बल काम करते हैं। ठीक है, जिनके संतुलन के बिगड़ने से धातु की छड़ पर या तो धन आवेश आता है या ऋण आवेश आता है। ये 2 बल कौन कौन से हैं? एक बल है हमारा P और एक बल है हमारा P0। ये 2 बल हैं। P जो होता है उसको हम जो है विद्युत अपघटनी विलयन दाब या विलयन दाब कह के छोड़ देते हैं, और जो P0 होता है
इसको हम पराश्रय दाब कहते हैं। जो P होता है ये धातु की जड़ पे कार्य करता है, P0 विलयन पे काम करता है, ठीक है। तो ये दो हो गए। अब जब हमने बताया कि P इज ग्रेटर देन P0, इस बात को ध्यान रखें, तो ऐसी कंडीशन पे छड़ पर कैसा आवेश आएगा बच्चों? ऐसी कंडीशन पे छड़ पर ऋण आवेश आएगा। कैसा आवेश आएगा? ऋण आवेश आएगा। ये बात अगर लिखना चाहो क्विक के लिए तो यहाँ लिख सकते हो। और अगर हमारा क्या होगा कि P0 इज ग्रेटर देन P, अगर P0 ज़्यादा हो जाए तो ऐसी कंडीशन में इस छड़ पर कैसा आवेश आएगा? छड़ पर धन आवेश आएगा, छड़ पर धन आवेश आएगा, ठीक है। इसका उदाहरण कौन सा है? इसका उदाहरण है हमारा जिंक, ठीक है। जिंक की छड़ को आप डुबो दीजिए जिंक सल्फेट के विलयन में, ठीक है। ZnSO4 का हमने विलयन ले लिया, उसमें डुबो दिया, तो क्या होगा? Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये छड़ पे ही रह जाएंगे, इस वजह से छड़ पर ऋण आवेश आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात इसके लिए हो गई, ठीक है। इसके लिए क्या बात हो जाएगी? हो जाएगी इसके लिए। देखो जैसे कॉपर हमने लिया, ठीक है, Cu+2 कॉपर क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन छड़ से ले लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये मतलब जो है सॉलिड स्टेज में कॉपर परमाणुओं के रूप में जमा हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर लेगा, इसी वजह से इसका क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। किसके विलयन में डुबोया हमने कॉपर की छड़ को? कॉपर सल्फेट के विलयन में, ठीक है। तो इस तरीके से इसको ध्यान रखें यहाँ पर। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने ये जाना, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है वो भी जान चुके हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है वो भी हम जान चुके हैं। अब कल की क्लास में डिस्कस करेंगे सेल के बारे में। इलेक्ट्रोड विभव की उत्पत्ति सब समाप्त हो गया है। अब हम सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। सेल क्या होता है, सेल कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप के हैं, पहले वो 2 टाइप को डिस्कस करेंगे। फिर परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है डेनियल सेल, ठीक है, या गैल्वेनिक सेल, उसको डिस्कस करेंगे। चलिए अच्छा, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में एक छोटे से ब्रेक के बाद। छोटे से ब्रेक के बाद पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री राम, ठीक। चले अच्छा भाई, अच्छा लेक्चर पसंद आया हो, ठीक है, पढ़ाने का तरीका सही लगा हो, बातें समझ में आ रही हो, ठीक है, तो मोटिवेशन के लिए, ठीक है, हमारी मेहनत का यही फल है, ठीक है। आप लोगों से ही मिलना है। किस रूप में मिलना है? वो हमें मिलना है लेक्चर्स को आप लाइक करें, ठीक है। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। दोस्तों के साथ शेयर करें। प्रॉपर नोट्स जरूर बनाते रहें, ठीक है। नोट्स को बनाना अति आवश्यक है ताकि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू पे आपके परीक्षा के समय ये नोट्स आपके काम आ सकें, ठीक है। चलें अच्छे, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। छोटे से ब्रेक के बाद।